Hey guys, hi everyone. Good afternoon, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal. And I welcome you all to the first time in this regular batch for May September 2025 examinations. This video, this series, this entire batch will be applicable with the Finance Act 2024, जो कि May 2025, September 2025 and January 2026 तक applicable रहेगी. सबका स्वागत है श्रेय राठी क्लासेस में एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस बैच गाइस. आई होप आप लोग सब बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं, विद ऑल योर एनर्जी यू गाइस आर रेडी टू रॉक एंड रोल विद मी with this regular batch of taxation for May 2025. ये हमारा दोस्तों सबसे पहला अटेम्प्ट होगा, मतलब with the new Finance Act 2024 के साथ. ओके गाइस, लेट्स गेट गोइंग. अब डिले नहीं करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे एंड आई एम गोना हेल्प यू आउट विद हाउ आई एम गोना लीड you guys into one of the most beautiful subject in CA intermediate and that is taxation. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि टैक्सेशन सबसे खास है? इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाइस ये सबसे ज्यादा लॉजिकली बेस्ड सब्जेक्ट है. अगर आप अपने लॉजिक्स पर अटल रहे so there is nothing that can stop you to clear out the taxation examination with flying colors. And I'm going to make sure that I deliver every small, say tiny topic with logics. Let's get going. आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी का. मैं आपको बेसिक्स समझाऊंगा गाइस. आई एम गोना फॉर्म बेस रूट्स ऑफ टैक्सेशन, जिसके ऊपर जीएसटी जैसे बड़े सब्जेक्ट को मैं अच्छे से संभाल सकूं. नाउ गाइस, माय पॉइंट है कि मैं आप लोगों की तैयारी कैसे करवाने वाला हूं, हमारे ये सेशंस कैसे चलने वाले हैं. अब दोस्तों सबसे पहली चीज, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द स्टोरी लाइन गाइस, कि अभी आप लोगों का दोस्तों ऑन द 23rd जुलाई 2024 फाइनल बजट आया बाय द न्यूली मेड गवर्नमेंट. आप लोगों ने देखा दोस्तों, एक बजट आया, फाइनल बजट, जिसे अपन दोस्तों बोलते हैं फाइनेंस बिल 2024, जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है. इट विल बिकम एन एक्ट. ये अभी तक एक्ट नहीं बना है, ये एक्ट नहीं बना है. इट विल बिकम अ फाइनेंस एक्ट वेरी वेरी सून. और फाइनेंस एक्ट 2024 बनने के लिए गाइस आप लोगों को पता है कि एनी लॉ that needs to become an act, it has to go to both the houses of parliament. ये दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. एंड देन उसके बाद दोस्तों ये जाता है प्रेसिडेंट के पास. असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. और जैसे ही ये प्रेसिडेंट के असेंट मिल जाएगी दोस्तों, it will become a finance act. अब बात ये आती है guys, because of the finance act which has recently been put in front of us, जो हमारी बुक्स हैं guys, जो हमारी बुक्स हैं वो अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई हैं. स्पेशली इन इनकम टैक्स देयर हैज बीन मेजर चेंजेस because of the new regime. In new regime 115 BAC, जिसे आज की तारीख में डिफॉल्ट टैक्स regime से जाना जाता है. हो सकता है आप लोगों ने ये वर्ड सुन रखे हो. कैपिटल गेन्स चैप्टर में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं हमारी सरकार ने. एंड बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर एजुकेटर्स ऑल्सो कि वो अपनी बुक्स में उन चेंजेस को इंप्लीमेंट कर सके. मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पहले पुराना वाला पढ़ा दूं, फिर आप लोग बार बार अमेंडमेंट्स के लिए परेशान हो रहे हैं. तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं आप लोगों को फॉर फर्स्ट फ्यू डेज आई एम गोना हेल्प यू आउट विद जीएसटी. जीएसटी में जो चेंजेस हैं वो कम थे, तो इट वाज इजी फॉर अस टू इनकॉर्पोरेट GST की बुक as per the Finance Act 2024 with the latest MTP for September 2024 also has been incorporated. RTP for September 2024 also has been incorporated. वो अब आपकी प्रिंटिंग पर जा चुकी है. जैसे प्रिंट होकर आएगी वो आप लोग जिन जिन बच्चों ने बुक्स ऑर्डर करी हैं उनको वो डिस्पैच कर दी जाएगी गाइस, so that आप लोगों के पास by the time we reach out on to chapter number 2 आप लोगों के पास हार्ड कॉपी बुक्स होनी चाहिए. All right guys, तो क्योंकि अभी ही फाइनेंस बिल 2024 has been recently presented in the parliament,
देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। यहां पर दोस्तों बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं और अमेंडमेंट्स जो बुक्स में लाकर आनी है उसमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम पहले फर्स्ट वी आर गोना स्टडी विद जीएसटी। फर्स्ट जीएसटी पढ़ेंगे, फर्स्ट जीएसटी। और सर जीएसटी हम कब तक लगातार पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए आप जीएसटी लगातार पढ़ेंगे टिल दोस्तों टिल अगस्त एंड तक आप जीएसटी लगातार पढ़ते चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी पढ़ाई रुक रही है, इट इज जस्ट दैट फर्स्ट आई वाज थिंकिंग 3 दिन इनकम टैक्स 3 दिन जीएसटी, बट नाउ आप लोगों का दोस्तों पहले जीएसटी चलेगा अगस्त एंड तक, and then we're going to start with income tax as well as GST. Income tax as well as GST अपन साथ साथ करेंगे। 3 days it will be income tax and 3 days it will be GST. Fair enough guys, तो I've helped you out with the basic things कि क्या हुआ। जनरली दोस्तों जो बजट आता है वो फरवरी में आ जाता है, तो क्योंकि फरवरी में बजट आ जाता है तो अभी तक हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। वी कैन इजीली इनकॉर्पोरेट ऑल द चेंजेस, वी कैन ऑल मतलब वी कैन अमेंड ऑल द क्वेश्चंस and it becomes easier for us to get the books ready and get it dispatched। हमें 3 से 4 महीने मिल जाते हैं और इस बार हमें सिर्फ 2 हफ्ते मिले हैं। 2 हफ्ते में पूरी की पूरी बुक्स नई तरीके से अमेंड करना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, स्पेशली इन इनकम टैक्स विद मेजर चेंजेस। दैट्स व्हाई मैंने रात दिन लगकर जीएसटी रेडी कर दिया और जीएसटी इसी वजह से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपका आता है दोस्तों, नाउ आई टॉक अबाउट पेपर नंबर 3, ग्रुप नंबर 1 में आपका पेपर नंबर 3 है, एग्जाम नंबर 3, पेपर नंबर 3 टैक्सेशन। आप लोगों ने सुना होगा गाइस, पहली बार आप लोग आज इसे पढ़ने वाले हैं एंड यू गाइस आर गोना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ व्हाट आई एम गोना हेल्प यू आउट विद। मैं आप लोगों को ये तक बताऊंगा कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने हैं, ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें लिखनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं लिखनी, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट सेशन। ये भी बताऊंगा कि कितने रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं एंड एवरी पॉसिबल थिंग विल बी टोल्ड टू यू। ग्रुप नंबर 1 पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, जो कि आपका 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है गाइस, 100 मार्क्स का है। ये अब हम इसे 2 हिस्सों में सेग्रीगेट करेंगे गाइस। 2 हिस्सों में क्यों सेग्रीगेट करेंगे, ये हमारे इंस्टीट्यूट ने 2 हिस्सों में इसे सेग्रीगेट कर रखा है। पहला हिस्सा है इनकम टैक्स जो कि आपका 50 मार्क्स का है। पहले ये 60 मार्क्स का हुआ करता था और जीएसटी 40 मार्क्स का हुआ करता था, बट नाउ फ्रॉम May 2024 दोनों को आधा आधा कर दिया गया है, 50 मार्क्स ईच। The best part about these 2 subjects is कि दोनों में गाइस आपके 30% एमसीक्यूज है, 30% आपके एमसीक्यूज है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके 30 मार्क्स तो ऐसे हैं जहां आप श्योर 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स लेकर आ सकते हैं एंड 70% सब्जेक्टिव है। तो इनकम टैक्स जो 50 नंबर का है उसमें से भी 30% एमसीक्यूज है 15 मार्क्स के, एंड लाइक वाइज फॉर जीएसटी। और ये आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा जहां आप लोगों को डिटेल में आंसर को प्रेजेंट करके मार्क्स बटोरने पड़ेंगे। फेयर इनफ गाइस। अब हम लोग वी गोना स्टार्ट विद जीएसटी। अब जीएसटी में गाइस, जीएसटी जो कि दोस्तों इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इनकम टैक्स इज मेजरली प्रैक्टिकल, लेस थ्योरी। जीएसटी में अगर आप बोल सकते हैं गाइस कि इट विल बी 50-50 प्रैक्टिकल एंड 50% इट विल बी थ्योरेटिकल। तो हमें जीएसटी में कितने रजिस्टर्स बनाने की जरूरत है, चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, आपको 2 रजिस्टर्स बनाने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर 2 रजिस्टर्स, आपको 2 रजिस्टर्स बनाने हैं। एक रजिस्टर होगा दोस्तों आपका क्लास वर्क वाला, लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो क्लास वर्क वाला है मतलब वो थ्योरी बुक वाला है, जिसमें आप लोग नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके, हैंड रिटन नोट्स। ये नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे गाइस बाय द टाइम वी रीच, जब अपने एग्जाम का टाइम आएगा ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड सेकेंडली जो क्लास वर्क में मैं यहां पे क्लास के क्वेश्चंस दोस्तों, क्लास के क्वेश्चंस प्लस इसके अलावा दोस्तों होमवर्क क्वेश्चंस फ्रॉम थ्योरी बुक
आपके पास 2 बुक आएंगी जीएसटी की और 2 आएंगी इनकम टैक्स की, एक थ्योरी बुक, एक क्वेश्चन बैंक, होमवर्क क्वेश्चंस फ्रॉम थ्योरी बुक। ये आपका रजिस्टर नंबर 1 रहेगा। एंड रजिस्टर नंबर 2 गाइस, रजिस्टर नंबर 2 आपका ये और रहेगा आपका ओनली क्वेश्चन बैंक रजिस्टर। क्वेश्चन बैंक रजिस्टर, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन बैंक पहुंचेगी गाइस, जिसमें यू विल फाइंड अराउंड आई वुड से 500 to 600 क्वेश्चंस। अगर आपने दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो सेकंड रजिस्टर होगा वो आपका क्वेश्चन बैंक का रजिस्टर होगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक इज टू बी सॉल्व्ड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर। लेट्स से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा, फिर आप चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर सकते हैं इन द सेकंड रजिस्टर। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर सकते हैं इन द सेकंड रजिस्टर। तो क्वेश्चन बैंक दोस्तों आपका क्वेश्चन बैंक रजिस्टर, इसमें क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड मैं लिख भी देता हूं, क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड आफ्टर completion of every chapter। आपको ई बुक्स प्रोवाइड कर दी गई हैं गाइस इनकम टैक्स जीएसटी की। इनटू द कंटेंट सेक्शन अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। जल्दी ही दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कलर्ड ई बुक्स भी शेयर कर दूंगा ऑफ थ्योरी बुक। क्वेश्चन बैंक की कलर्ड नहीं बनेगी, थ्योरी बुक की कलर्ड मिलेगी, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, जिसे आप पढ़ते वक्त इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट गाइस, तो ये आपके 2 रजिस्टर्स बन गए। अब सर हाउ आर वी गोना कंडक्ट द सेशन? आपका हर रोज 2 घंटे की क्लास होगी मंडे टू सैटरडे, तो हम ये कैसे कवर अप करने वाले हैं? तो इधर देखिएगा गाइस, यहां पर दोस्तों आपका जो सेशन है वो 120 मिनट्स का सेशन है। इट इज ऑफ 2 hours गाइस टू स्टार्ट विद, and you will see guys after a month or so, let's say around 20th of September and afterwards 20 सितंबर के बाद दोस्तों मैं आप लोगों का 2.5 hours का सेशन कर दूंगा, स्पेशली व्हेन द इनकम टैक्स विल बी ऑन। तो इनकम टैक्स के सेशंस व्हाट वी आर गोना हैव इज फॉर 2.5 hours and GST is for 2 hours। that is how I'm gonna मतलब इंक्रीज द टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम गाइस। आप लोगों को पहले दिन ही 5 घंटे अगर मैंने टैक्स पढ़ाना चालू कर दिया ना, मैं तो पढ़ा दूंगा, आप लोग समझ सारी चीज नहीं पाएंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to stay in the moment, to live in the moment, and to understand in the moment. No matter how many questions that you have, you can always ask me, and I will always be very very happy to help you out in every possible way। मैं हर तरीके से आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। अब आपका 120 मिनट्स का सेशन रहेगा गाइस, जिसमें से फर्स्ट 5 to 7 minutes guys, first 5 to 7 minutes will be revision of previous session, because today is the first session। आज पहला सेशन है, इसीलिए मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं। हर सेशन में मैं आके ये तो नहीं बताऊंगा ना कि 100 नंबर का पेपर है, 50 इनकम टैक्स, 50 जीएसटी, 2 रजिस्टर बनाने। नो, जब भी अगले सेशन में स्टार्टिंग टुमारो आई एम गोना कम एंड आई एम गोना हेल्प यू आउट विद द रिवीजन ऑफ द करंट सेशन, रिवीजन ऑफ दिस सेशन, द प्रीवियस सेशन आई शुड से। जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं वो कल पहले 5-7 मिनट में रिवाइज करेंगे। The first 5-7 minutes guys, we're gonna have a revision of preceding session, previous session। all right guys, followed by दोस्तों पहले 5-7 मिनट हो गए, उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। then for the next 100 minutes गाइस, ये बड़े इंपॉर्टेंट 100 मिनट्स हैं, क्योंकि इन 100 मिनट्स में आपको नए टॉपिक्स, नए प्रोविजंस सिखाए जाएंगे। न्यू टॉपिक्स विल बी टॉट, फॉलोड बाय गाइस। उसके बाद क्या होगा राठी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 5-6 मिनट्स गाइस, आपका रिवीजन होगा ऑफ करंट सेशन। इट इज कॉल्ड अ बुलेट रिवीजन गाइस, और बड़े अलग अलग तरीके से मैं आप लोगों का बुलेट रिवीजन करवाऊंगा। तो इट विल बी रिवीजन ऑफ करंट सेशन। आज जो पढ़ाया उनके पॉइंट्स को रिवाइज करवाऊंगा कि आज क्या क्या पढ़ा,
उनका क्या क्या इंप्लीकेशन पड़ा, हमने कितना टैक्स दिया सरकार को। एंड द लास्ट 5 to 7 minutes, लास्ट 5 to 7 minutes आप लोगों से डाउट्स कॉलिंग होगी दोस्तों। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं लाइव क्लास में, यू हैव द ऑप्शन टू कॉल मी। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, यू कैन आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज यू वांट। ऑलराइट गाइस, तो लास्ट 5 to 7 minutes, last 5 to 7 minutes guys, डाउट्स ऑन कॉल। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप लोग डाउट्स मेरे से अभी नहीं पूछ सकते। इट इज नॉट लाइक दैट यू कांट आस्क मी डाउट्स इन द सेशन। यू कैन ऑलवेज आस्क मी डाउट्स whenever you feel like. There is a chat column, you can always call me in the between of the session also, but last 5-7 is for dedicated doubts है, जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं कि हमारे सर शेड्यूल बनाने में दिक्कत हो रही है, हम शेड्यूल कैसे बनाएं, ये सारी चीजें। कई बार मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, तो आई इंसिस्ट ऑन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स इन द लास्ट 5-7 मिनट्स। सर तो स्टडी मैट अब ऑर्डर करें या नहीं? जीएसटी की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे नॉर्मली सब बच्चे ऑर्डर करते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा स्टडी मैट तो जरूर ऑर्डर करें। इफ यू डू नॉट हैव माय स्टडी मैट, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू हैव माय स्टडी मैट। इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू हैव माय हार्ड कॉपी बुक्स। आप लोगों को बता दिया जाए, जिन बच्चों ने हार्ड कॉपी बुक्स अभी तक ऑर्डर नहीं करी है, आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू मेक श्योर दैट यू ऑर्डर हार्ड कॉपी बुक्स। ये कोर्स जो अभी आप लोगों ने प्राइस पे करी है, कोर्स की प्राइस अलग है, हार्ड कॉपी की प्राइस अलग है। हार्ड कॉपी की प्राइस इज 1843 रुपीज, जिसमें 4 बुक्स आपको मिलेंगी। पहले मैं ये भी बता दूं, जिसमें आपको सिर्फ जीएसटी भेजा जाएगा, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको इनकम टैक्स भेजा जाएगा। इवन दो इट इज गोना कॉस्ट मी, मेरे को ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, बिकॉज 2 बार कुरियर चार्जेस लगेंगे, बट आई नीड टू मेक श्योर कि जब आपके पास बुक्स पहुंचे, दे शुड बी फुल्ली 100% अमेंडेड। तो लास्ट 5 to 7 मिनट्स आपका होगा डाउट्स ऑन कॉल। डाउट्स ऑन कॉल। अब बात ये आती है कि सर ये तो हमारा 120 मिनट्स का हो गया, अब सर हमारा प्रैक्टिस कैसे होगी या हम टेस्ट कैसे देंगे? हाउ आर वी गोना डू दैट? सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, एमसीक्यू टेस्ट होंगे, इवैल्यूएट होंगे, क्या होगा सर? आपने काफी कुछ बताया था व्हेन यू वर लॉन्चिंग दिस बैच, तो मैं वो भी बता देता हूं। आफ्टर एवरी 1/2 चैप्टर्स, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर एवरी 1/2 चैप्टर्स, अगर बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो मैं 2 चैप्टर्स को कॉम्बिनेशन लेता हूं। अगर बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन जीएसटी, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इट्स अ वेरी बिग चैप्टर। तो इन दैट केस, अगर एक चैप्टर मेरे को लगता है बड़ा चैप्टर हुआ है, तो मैं उस बड़े चैप्टर के बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस रखूंगा। 1 डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। ध्यान से देखिएगा, मतलब थ्योरी बुक में जो क्वेश्चन है वो तो अपन क्लास में करते ही चलेंगे। अदर देन दैट, उसके अलावा आपका दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, डेडिकेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन। अब जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव चैप्टर, इसके बाद आपका होगा टेस्ट गाइस। आपके पहले एमसीक्यू टेस्ट भी होंगे, ये भी मैं लिख देता हूं दोस्तों, आपके एमसीक्यूज टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यूज टेस्ट, एंड देन यू विल हैव सब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल। सारे टेस्ट इवैल्यूएट करे जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड ऑन सैंपल बेसिस। ऑलराइट, जब सब्जेक्टिव टेस्ट पर पहुंचेंगे दोस्तों, तब मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, सब्जेक्टिव टेस्ट इवैल्यूएटेड ऑन सैंपल बेसिस। बच्चों के पेपर चेक होते हैं, सबके सामने चेक होते हैं, सजेस्टेड आंसर शेयर करे जाते हैं, सारी चीजें विल बी टेकन केयर ऑफ, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। जैसे आकांक्षा ने हमारे साथ चैट करना चालू कर दिया है, आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस कि जब भी आपके मन में कोई बात हो एंड यू विश टू कन्वे टू मी एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आप लोगों को पूरा ये पैटर्न बता दिया है गाइस। आई हैव told you about what this subject is, the 2 parts of this subject, the registers that we need to maintain, how are we going to conduct our every session of 120 minutes, and after every 1-2 chapters we are going to have dedicated questions practice session and test series guys. The more we test ourselves, the better it will be,
कि जब मेन एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, तब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तब लगना चाहिए कि यार हाँ हमें यार में सारे क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, तो विद दैट guys, with that information, let us start with the session guys. जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होगा guys, for the first couple of minutes I'm gonna give you some motivation. कोई ना कोई महानुभाव, legendary idol person दोस्तों is gonna be here and he's gonna deliver something that can actually help us to keep ourselves motivated throughout the chapter. यहां पर है वॉरेन बफे साहब और ये हमें कहते हैं विदाउट पैशन यू डोंट हैव एनर्जी. अगर पैशन नहीं है तो एनर्जी नहीं. पैशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, I'm sorry to say, we will never ever be able to live the life of our dreams. All right. आप लोगों को मैं ये चीज क्लियर कर दूं अपने क्लास में दोस्तों, हमारी क्लास में कितने ही बच्चे कम हो या ज्यादा हो, यू विल नेवर सी मी बीइंग वेरी लेथार्जिक, अरे चलो आज 1 घंटे में छोड़ देते हैं, until unless there is some emergency going on, 50 मिनट में छोड़ दिया. नो, it is a 2-hour session and you and I, we need to make sure that we complete the syllabus in time, if not on time. अगर वक्त पर नहीं खत्म कर सकते तो वक्त से पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे. ऑल राइट, तो without passion you don't have energy. तो we need to find passion into this subject. We need to find यार कुछ नया सीखने वाले हैं यार, कुछ तो बढ़िया होने वाला है. राठी सर पढ़ाने वाले हैं गाइस, हर रोज 2 घंटा एंटरटेनमेंट है आपका. आप तो ये सोच के रहो मस्ती करने वाले हैं, मस्ती के साथ साथ कुछ सीख लेंगे. And without energy you have nothing. So we need to make sure that we are all energized, we are all pumped up, and we deliver to the best of our ability in the class. All right, guys. So with this little motivation, is every one of you into the chat box ready to rock and roll with me? How is the Josh? How is the Josh, guys? क्या आप लोगों का जोश कैसा है? And that is very, very important for each and every one of us to know. And let's get going. Let's get going, guys. हाँ जी, guys. चैप्टर ओवरव्यू हम क्या क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, फीचर्स, जर्नी, नीड फॉर जीएसटी, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड क्विक रिवीजन बिफोर एग्जाम्स. तो जहां तक मैं समझता हूं गाइस, इफ वी कैन गिव 3 सेशंस, अगर हम 3 सेशंस देते हैं इस चैप्टर को, लेट अस पुट अ टाइमलाइन फॉर एवरीथिंग. 3 सेशंस ऑफ 2 hours each, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए. हमें 3 सेशन के अंदर अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करना होगा. ऑलराइट गाइस, अब हो सकता है कई सेशन इट माइट जस्ट एक्सीड 2 hours, इट कैन बी 2 hours 15 minutes 20 minutes, दैट इज अ मैनेजेबल थिंग. So this is the chapter overview. Looking at the chapter overview, I'm giving ourselves 6 hours to complete this chapter. आ जाओ भाई. Introduction. What is tax and why is it levied? What is tax and why is it levied? आइए guys, tax क्या होता है? Tax is a forceful contribution levied by law. इसका क्या मतलब है दोस्तों? ये आप अपनी मर्जी से नहीं देते, ये देना ही पड़ेगा. It is a forceful contribution. It is a mandatory financial charge. ये आपको देना ही पड़ेगा. लेकिन मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब आपसे टैक्स लेते हैं तो वो आपको बंदूक दिखाकर या चाकू दिखाकर टैक्स नहीं लेते कि पीछे से आए, पीछे चाकू रखा, ऐसे ऐसे चाकू रखा और कहते हैं ला राठी टैक्स दे रहा है नहीं तो घोप दूं. बंदूक रखी, ला राठी टैक्स दे रहा है नहीं तो चला दूं. क्या दोस्तों ऐसे डरा के टैक्स लेते हैं? द आंसर इज नो. व्हाट डज मोदी जी डू इन ऑर्डर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम अस? ही मेक्स लॉ. वो कानून बनाते हैं. और उन्हें कानून बनाने की पावर किसने दी? बिकॉज मोदी जी रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कानून बनाने की, लॉ बनाने की पावर मिली है हमारे संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से. तो हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस इनटू द 8th पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन रिलेशन टू टैक्सेशन एंड जीएसटी. बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. तो सबसे पहले व्हाट इज टैक्स? इट इज अ फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन which is levied by law. कानून द्वारा लगाया जाता है. It is the money. And why is it levied? It is the money that people pay to the government which is used to provide public services.
सरकार हमसे पैसा क्यों लेती है? उनके पास खुद का पैसा नहीं होता क्या? लेती है हमसे बिकॉज दे नीड टू प्रोवाइड अस, दे नीड टू प्रोवाइड अस विद पब्लिक सर्विसेज। अब लेट्स से दोस्तों, अगर मैंने कोई कमाई करी तो उस कमाई पर दिया गया टैक्स को इनकम टैक्स बोलते हैं। अगर मैंने कोई सामान या सर्विस खरीदा या सर्विस अवेल करी तो इन दैट केस उस पर जो टैक्स मैंने पे किया उसे जीएसटी कहते हैं। तो ये दोनों टैक्सेस विच इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ये दोनों टैक्सेस सरकार किसके लिए यूज करती है? हमारे लिए यूज करती है। अब वो कैसे सर? रोड्स बनवाती है, एयरपोर्ट्स बनवाती है, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, क्या बोलते हैं, आपके एयरपोर्ट्स बनते हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशंस में यूज होता है, हमारे डिफेंस सेक्टर में यूज होता है, हेल्थ केयर सेक्टर में यूज होता है गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। तो दीज आर द वेरियस प्लेसेस वेयर द गवर्नमेंट पुट्स देयर मनी। ऑलराइट गाइस, नाउ व्हाट इज जीएसटी? सर हमें लिखना क्या क्या है ये बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को जब बोलूंगा कि ये पॉइंट लिखना है तो वो पॉइंट लिखिएगा गाइस, अदरवाइज बहुत सारी चीजें किताब में है जो अवॉइड करी जा सकती है लिखने से। इट विल सेव टाइम एंड एफर्ट। तो आई एम ओनली गोना आस्क यू टू राइट डाउन पॉइंट्स व्हिच आर एक्चुअली गोना बी मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, आ जाइए गाइस, सबसे पहला आप लोगों को लिखना है व्हाट इज जीएसटी। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू राइट। तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना पुट अ डब्ल्यू। W means write what is GST, and you have to write only the first five lines guys, first 5 lines यहां से लेकर यहां तक लिखना है, उसके नीचे वाले पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। तो मैं अभी आप लोगों के साथ पढ़ूंगा, समझाऊंगा। आई एम गोना गिव यू टाइम टू राइट डाउन, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। आप लोग मेरे को सुनिएगा, पहले मेरे एग्जाम्पल्स को पहले सुनिएगा, एंड देन गो फॉर राइटिंग ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब राइटिंग ऑफ द प्रोविजन। आई एम गोना गिव यू टाइम टू राइट डाउन। मैं अगर हैंड रिटन नोट्स बनाने की बात कर रहा हूं तो दिस इज द टाइम guys to stay motivated, write it down. What is tax कहते हैं, what is GST? GST is one indirect tax for the entire country. ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे भारत देश में जो सबसे बड़ा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो है जीएसटी। इट इज कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर बोथ, या आप लिख सकते हैं गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब बात क्या आती है, सर व्हाई डू वी कॉल जीएसटी एन इनडायरेक्ट टैक्स? हमें कभी भी ये समझने में नहीं आया कि सर इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं। मैं अब उस चीज का एक एग्जांपल लेता हूं, जब जब टाइम मिले एक एक वर्ड, दो वर्ड, एक एक लाइन लिखते जाइएगा। अब मैं आई एम गोना हेल्प यू आउट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्क। अब इधर देखिएगा गाइस, एक जो सामान बनाया जाता है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, बनाने वाले को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? वी कॉल देम मैन्युफैक्चरर। क्या बोलते हैं गाइस? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर सामान किसे देता है दोस्तों? मैन्युफैक्चरर सामान किसे देता है? मैन्युफैक्चरर सामान देता है होलसेलर को। होलसेलर आगे किसे सामान बेचता है दोस्तों? होलसेलर आगे सामान बेचता है टू रिटेलर, एंड रिटेलर आगे फाइनली सामान देता है टू कस्टमर। तो लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 4 इंडिविजुअल्स जिनके नाम M, W, R और C हैं। M stands for manufacturer, M stands for Mohan. Okay, guys. W stands for wholesaler and W stands for Vakar also. R stands for retailer, R stands for Rohit, and C stands for customer and C stands for Chetan also. तो ये हमारे 4 लोग हैं जो हमें समझाने में मदद करेंगे कि हाउ द इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली वर्क्स। अब इधर ध्यान से देखिएगा, मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है, और मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ये प्रोडक्ट सप्लाई कर देता है, जिसे अपन इजी लैंग्वेज में बोले तो बेच देता है, सोल्ड। जीएसटी में द वर्ड सप्लाइड विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सोल्ड। ओके, यहां पर देखिएगा मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया। प्रोडक्ट की प्राइस जो मैन्युफैक्चरर बेचने को राजी था वो 400 रुपए का था, लेकिन कोई भी सामान अगर बेचा जाता है या सर्विस दी जाती है तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसका नाम होता है जीएसटी।
तो जीएसटी विल बी डिवाइड एट द रेट 10%। 400 का 10% निकल कर आता है 40 रुपए। टोटल आपका निकल कर आता है 440। टोटल आपका कितना निकल कर आता है 440 रुपीज। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? टोटल हमारा कितना निकल कर आता है दोस्तों 440 रुपए निकल कर आता है। दिस इज द अमाउंट दैट द होलसेलर विल हैव टू पे टू द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कितना अमाउंट देगा दोस्तों 440 रुपए देगा, तब जाकर उसे मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट देगा। अब मुझे आप लोग बताइए दोस्तों, प्रोडक्ट की कीमत तो आफ्टर ऑल 400 ही थी। प्रोडक्ट की कीमत तो 400 थी ना। अगर होलसेलर, मेरे को बताइएगा गाइस, नाउ आई एम टेकिंग यू इनटू अकाउंट्स। मैंने आपको क्या बोला था कि मैं सारी चीजें लॉजिकली समझाऊंगा, रटने को कुछ नहीं बोलूंगा। अगर होलसेलर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री करेगा, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करेगा? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ दिस गुड्स? और मान रहे हैं कि उसने पेमेंट बैंक अकाउंट से कर दी, उसने डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है। Now the correct entry for this transaction will be, for in the books of wholesaler, it will be purchases account debit, purchases debit, कितना 400 rupees, GST account debit 40 रुपए, to बैंक 440। हमने अपना खर्चा, आफ्टर ऑल हमारे गुड्स की कीमत कितनी दिखाई? हमारा जो स्टॉक परचेज हुआ उसकी कीमत हमने कितनी दिखाई 400 रुपए। बट इन ऑर्डर टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ 400, क्या हमारे ऊपर एक बर्डन आया कॉल्ड जीएसटी? मैन्युफैक्चरर ने कहा होलसेलर भाई, मैं तुम्हें सामान तभी बेचूंगा जब तुम मुझे 400 नहीं 440 दोगे। ये 40 रुपए क्या है? 40 रुपए जीएसटी है। तो जब होलसेलर ने ये सामान परचेज किया फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, तो क्या बर्डन ऑफ टैक्स क्या दोस्तों अभी होलसेलर के ऊपर आ गया? क्या बर्डन ऑफ टैक्स होलसेलर के ऊपर आ गया? द आंसर इज यस। लेकिन होलसेलर ये प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रखता है। होलसेलर इस प्रोडक्ट को किसको बेच देता है दोस्तों? होलसेलर प्रोडक्ट को रिटेलर को बेच देता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, एंड देन ही इज गोना सेल आउट दिस प्रोडक्ट टू द रिटेलर। अब लेट्स से होलसेलर ने ये प्रोडक्ट रिटेलर को प्राइस 600 रुपए की बताई, जिस पर उसने जीएसटी चार्ज किया एट द रेट 10%, 60 रुपीज। तो टोटल कितना निकल कर आता है? टोटल निकल कर आता है 660। टोटल कितना निकल कर आता है? 660 रुपए। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, व्हाट इज नाउ द जर्नल एंट्री? द सेकंड जर्नल एंट्री दैट द होलसेलर इज गोना पास, और ये उसे पैसा डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में मिल गया था। नाउ माय सेकंड सिनेरियो गाइस, व्हाट इज द जर्नल एंट्री होलसेलर पास करेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स? उसने भी सप्लाई किया है ना गाइस टू रिटेलर, तो जर्नल एंट्री होलसेलर क्या पास करेगा? इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आप लोगों को याद होगा 660 टू हाँ जी गाइस, सेल्स 600 रुपए का सामान बेचा, टू जीएसटी। ये वाला जीएसटी कौन सा है? कलेक्टेड। ये वाला जीएसटी कौन सा है? कलेक्टेड। और ये वाला पहले वाला जीएसटी कौन सा था? जीएसटी पेड। हम जब परचेज कर रहे थे तब हमने जीएसटी पे किया था। ये वाला जीएसटी कलेक्टेड है 60 रुपीज। एवरीवन यहां तक क्लियर? तो एवरीबॉडी लेट अस पार्टिसिपेट इनटू द चैट बॉक्स, डू अ थम्स अप। एक बार दोस्तों आप लोग थम्स अप करेंगे इनटू द चैट बॉक्स सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। ऑलराइट, आई हैव वन मोर स्क्रीन जो मेरे राइट हैंड साइड में चल रही है, जिससे मुझे आप लोगों के चैट्स नजर आते रहते हैं। आकांक्षा हमारे साथ चैट कर रही है। द मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट द बेटर इट वुड बी। नाउ गाइस इधर ध्यान से देखिएगा, होलसेलर ने जब रिटेलर को सप्लाई किया, होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा, तो उसने 600 रुपए तो कलेक्ट किया फॉर द प्रोडक्ट। ही कलेक्टेड 600 रुपीज फॉर द प्रोडक्ट, and he also collected 60 rupees. He also collected 60 rupees for the GST. Now, because GST belongs to the government,
ये 60 रुपए उसके नहीं है, ये 60 रुपए सरकार के हैं, ये 60 रुपए सरकार के हैं। तो क्या होलसेलर दोस्तों 60 रुपए जाके सरकार को पे करेगा? होलसेलर क्या 60 रुपए जाके सरकार को पे करेगा? व्हाट इज द अमाउंट दैट द होलसेलर नीड्स टू पे टू द गवर्नमेंट? फटाफट बताइए सर। 60 रुपए नहीं पे करेगा, 60 रुपीज इज द टैक्स दैट ही कलेक्टेड। हाउएवर राठी जी, आप ध्यान से देखें तो क्या होलसेलर ने भी सामान खरीदते वक्त क्या उसने भी तो टैक्स पे किया था? तो what wholesaler is gonna do, what wholesaler is gonna do is, होलसेलर ने आगे से जो 60 रुपीज कलेक्ट करे उसमें से वो अपने 40 रुपीज जो पे कर आया था, तो 60 में से 40 रुपीज निकाल कर वो अपनी जेब में रख लेगा। तो क्या होलसेलर का बर्डन ऑफ टैक्स खत्म हो गया? क्योंकि जब होलसेलर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, लेट्स से दिस कैलकुलेटर इज व्हाट द होलसेलर परचेज, इसने जब परचेज किया तब इससे बोला गया कि ये सामान खरीदना है तो 40 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तो बर्डन होलसेलर के ऊपर आया। होलसेलर ने जब इस प्रोडक्ट को आगे बेचकर टैक्स कलेक्ट किया और उस टैक्स में से 40 रुपए जो होलसेलर ने पहले पे करे थे वो निकाल के उसने चुपके से जेब में रख लिए। तो क्या होलसेलर का बर्डन ऑफ टैक्स खत्म हो गया? दिस इज व्हाट माय सिंपल क्वेश्चन टू यू गाइस इज, द आंसर इज यस। उसका बर्डन खत्म हो गया। 60 माइनस 40 रुपीज हुआ तो कितना बचा गाइस? 20 रुपीज। ये 20 रुपए जाकर, दिस 20 रुपीज इज व्हाट द होलसेलर इज गोना डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। ये 20 रुपए वो जाकर सरकार को जमा कराएगा। अब बच्चे सोचते हैं अच्छा राठी जी 40 का बर्डन नहीं हुआ, अब 20 का बर्डन रह गया। अरे लाले 20 का बर्डन भी नहीं है। अरे क्यों राठी जी, वो 20 रुपए जाके तो सरकार को पे कर रहा है ना, लेकिन 20 रुपए होलसेलर अपनी जेब से थोड़े ना पे कर रहा है। 20 रुपए होलसेलर अपनी जेब से थोड़े ना पे कर रहा है, वो तो जो उसने 60 रुपीज कलेक्ट करे थे उसमें से उसने 40 रुपए अपने वाले अपनी जेब में डाल लिए, और 20 रुपए जो बचे वो भी तो रिटेलर से ही मिले थे, वो भी तो रिटेलर से ही मिले थे। वुड यू एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट? वो भी उसे कहां से मिले थे गाइस? वो भी तो उसे रिटेलर से ही मिले थे। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आ जाइए गाइस, मूविंग ऑन। अब रिटेलर इस प्रोडक्ट को आगे बेचता है, रिटेलर इस प्रोडक्ट को आगे सप्लाई करता है गाइस। All right guys, to customer for a price of 850 rupees। प्राइस कितनी रखी उसने? 850 रुपीज रखी। और इस पर दोस्तों रिटेलर ने जीएसटी कलेक्ट किया एट द रेट 10%, 85 रुपीज। तो टोटल निकल कर आता है 935 रुपीज। नाउ एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट इनटू द चैट बॉक्स। व्हाट इज द अमाउंट दैट द रिटेलर इज गोना पे? What is the amount that the retailer is going to pay to the government? फटाफट बताइए, everybody has to participate. What is the amount जो रिटेलर जाकर सरकार को पे करेगा गाइस? रिटेलर सरकार को पे करेगा the amount of tax that he has collected 85 rupees minus the amount of tax that he has paid 60 rupees। रिटेलर कितना पे करेगा गाइस? रिटेलर is going to pay 25 rupees to the government। 25 rupees गवर्नमेंट को पे करेगा। Well done, Akanksha was the first one to answer me, 25 rupees। Well done। तो फाइनल बर्डन किस पर आया गाइस? फाइनल बर्डन किस पर आया? देखो मैन्युफैक्चरर ने बर्डन, अच्छा मैन्युफैक्चरर ने जितना टैक्स कलेक्ट किया, अज्यूमिंग कि मैन्युफैक्चरर के पास कोई आईटीसी नहीं था, अज्यूमिंग नो इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर ने 40 रुपीज कलेक्ट करे थे, तो मैन्युफैक्चरर कितना जाके गवर्नमेंट को पे करेगा? मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 40 रुपीज। ऑलराइट गाइस, ध्यान से देखिएगा, 40 रुपीज। होलसेलर ने 20 रुपीज पे करे, रिटेलर ने 25 रुपीज पे करे, तो टोटल अमाउंट दैट हैज बीन पेड एज टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर दिस सप्लाई चेन, टोटल अमाउंट कितना पे हुआ है? 40 रुपीज बाय मैन्युफैक्चरर जो उसने होलसेलर से लिए थे, 20 रुपीज बाय होलसेलर जो उसने रिटेलर से लिए थे, 25 रुपीज दोस्तों, 25 रुपीज बाय रिटेलर जो उसने कस्टमर से लिए थे। तो टोटल टैक्स कितना आ गया? 40 प्लस 20 प्लस 25, 85 रुपीज।
एंड 85 रुपीज का बर्डन किसके सामने नजर आ रहा है? 85 रुपीज का बर्डन कौन झेल रहा है? 85 रुपीज का बर्डन कस्टमर झेल रहा है दोस्तों। तो फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स कहां पर आ गया? ऑन द कस्टमर। फाइनल बर्डन नाम में ही है, कस्टमर। फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स। और ये क्यों नहीं आगे पास ऑन कर पाता? वाई द कस्टमर इज नॉट इन अ पोजिशन टू पास ऑन द बर्डन टू अनदर? बिकॉज क्योंकि दोस्तों वो प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, वो प्रोडक्ट को आगे बेचता ही नहीं है, वो प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, एंड देयरफॉर द फाइनल बर्डन इज बोर्न बाय द कस्टमर। मजा आया गाइस? एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में द बर्डन ऑफ द टैक्स गेट्स पास्ड ऑन। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन पास कर दिया जाता है टैक्स का। अब गाइस इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, इसी क्वेश्चन को जरा सा आगे बढ़ाता हूं। एनीबडी गाइस, इसी एग्जांपल में आप लोग मुझे ये बताइए, क्या दोस्तों आपको फायदा हुआ? क्या कुछ इनकम टैक्स निकाला जा सकता है? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट कि इसमें कितना इनकम होगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम इन दिस सिनेरियो? आपको इनकम टैक्स भी समझा देता हूं गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल ओनली। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन योर इनकम। तो लेट्स से अगर अपन होलसेलर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द होलसेलर, होलसेलर की इनकम कितनी हुई? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट विद दैट? ध्यान से देखिएगा गाइस। इनकम होता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप प्रॉफिट निकालते थे। मैं बहुत बेसिक अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, बेसिक अकाउंटिंग जो आप लोग 11th 12th और सीए फाउंडेशन में कर आए हैं। अगर अपन इनकम की बात करें दोस्तों, इनकम की बात करें तो आपका डेबिट साइड में आता था टू परचेजेस, और परचेजेस कितने हैं? 400 रुपए के। ये देखिए गाइस, आप लोगों ने एंट्री भी कर रखी है इसी वजह से, परचेजेस 400 रुपए की। और सेल्स कितने की है गाइस? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स? बाय सेल्स कितने की है? सेल्स है 600 रुपए की, सेल्स है 600 रुपए की। अपन ऐसे ही करते थे ना, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते थे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आता था 2 NP, नेट प्रॉफिट 200 रुपए। मैं बहुत बेसिक चीजें कर रहा हूं। आई नो दैट देयर विल बी सम एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, कन्वेंस expenses, electricity expenses, printing and stationery expenses, postage and telegram expenses, depreciation. I am totally agreeing with you. लेकिन for the purpose of this question, if there are no expenses, आपकी 600 रुपए की, 600 रुपए के सेल्स में से अगर हमने 400 रुपए का परचेज का खर्चा हटा दिया तो आपका 200 रुपए का जो बचा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसी को तो बोलते हैं प्रॉफिट। और क्या हमें प्रॉफिट पर ही टैक्स देना होता है? जो हमारी कमाई है, 200 रुपए पर जो टैक्स लगेगा, 200 रुपए पर जो टैक्स लगेगा, इसे अपन क्या बोलेंगे गाइस? दिस विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स। जो आपकी कमाई पर, जितना आपने कमाया उस कमाई पर दिया गया टैक्स इज नोन एज इनकम टैक्स। Is everybody now clear about it? So I would want each and every one of you, I am giving you 100 seconds by clock, 100 सेकंड दे रहा हूं दोस्तों, एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्रिपेयर दिस टेबल। ये टेबल बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज डू सो। आपके 100 सेकंड चालू होते हैं। अब मैं स्क्रीन से हट जाता हूं सो दैट आप लोग क्लियरली इसे देख सकें। लास्ट 50 seconds गाइस।
Last 20 seconds. All right, guys, time's up. Time's up, guys. Moving on, guys. Now I will take you back to the point that we were reading. Okay. What is GST? It is one indirect tax. And why do we call it indirect tax? क्योंकि यहाँ पर हम burden of tax pass on कर पाते हैं. Income tax is a direct tax because income tax का burden pass on नहीं किया जा सकता. If I am earning, I will have to pay tax on my earnings. I cannot ask anyone else to pay tax on my earnings. हाँ, कमाई मैं कर रहा हूँ, टैक्स दूसरा क्यों देगा? GST, it is called goods and services tax because it is applicable on the supply of goods or services of both. Also called consumption taxes, they are regressive in nature. अब सर ये नया पहली बार सुन रहे हैं. What do you mean by regressive in nature? अभी समझाता हूं. Because they are not based on the principle of ability to pay. All consumers, whether economically challenged or not, bear the brunt of indirect taxes equally. ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है. रिग्रेसिव इन नेचर. रिग्रेसिव का मतलब होता है दोस्तों, जब ये सामने वाले खरीदने वाले की हैसियत देखे बगैर टैक्स लगा देता है. मतलब अगर कोई अमीर इंसान डोमिनोज का पिज्जा खाना खाने जाता है और कोई गरीब इंसान डोमिनोज का पिज्जा खाना खाने जाता है, या मिडिल क्लास फैमिली वाला डोमिनोज का पिज्जा खाना खाने जाता है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, दोनों को सेम बर्डन ऑफ टैक्स झेलना पड़ेगा. गरीब इंसान ये नहीं बोल सकता, भैया जी आज ना हमारी बेटी का बर्थडे था इसीलिए आज हम डोमिनोज ले आए हैं, बाकी हमारी इतनी हैसियत नहीं है, वो तो बेटी का जन्मदिन था, आप देखिए हमारे कपड़े भी थोड़े फटे फुटे हैं, तो आज आप हमें ना बस पिज्जा का पैसा लगाइएगा, पिज्जा पर टैक्स मत लगाइएगा. वो पीछे देख रहे हैं, पीछे वो अमीर औलाद के बच्चे खड़े हुए हैं, उनसे दो दो तीन तीन बार जीएसटी ले लेंगे ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा. क्या ऐसा कर सकते हैं दोस्तों? क्या ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज, आप अगर डोमिनोज गए हैं एंड यू आर ऑर्डरिंग अ पिज्जा, यू कैन नॉट से कि भाई साहब हमारे ऊपर टैक्सेस मत लगाइए, अमीर इंसान से ज्यादा टैक्स ले लीजिएगा, गरीब इंसान को छोड़ दीजिए. नहीं गाइस, जीएसटी विल बी लेवाइड at equivalent percentage on the price, on the value of the goods or services that you are purchasing or availing. इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? रिग्रेसिव इन नेचर. इनकम टैक्स को क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर. सर इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव क्यों बोला जाता है? जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना है. अगर कोई इंसान कम कमाई करता है उसे कम टैक्स देना है. अगर इंसान बहुत कम कमाई करता है तो सरकार द्वारा कुछ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स होती है, जहां तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है तो उस इंसान को टैक्स देने की जरूरत नहीं है. और एक इंसान करोड़ों में कमा रहा है, वो ज्यादा टैक्स देगा. उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव. जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, टैक्स भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा. जीएसटी है रिग्रेसिव. अमीरी गरीबी देखता ही नहीं है, अमीरी गरीबी देखता ही नहीं है. वो क्या करता है दोस्तों? वो एक ही बार में टैक्स लगा देता है. ऑलराइट गाइस, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? रिग्रेसिव इन नेचर. गाइस आई होप आप लोगों ने ये पहली 5 लाइंस लिख ली होंगी, पहली 5 लाइंस लिख ली होंगी. मैं आगे बढ़ता हूं और उसके बाद भी आई एम गोना गिव यू 60 seconds if you have just in case not written the first 5 lines. The GST taxation laws has put an end to multiple taxes like excise duty, CST. CST हुआ करता था सेंट्रल सेल्स टैक्स. एक्साइज ड्यूटी होता था पुराने जमाने में, मतलब ओल्ड लॉ में अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे या प्रोड्यूस करते थे इन इंडिया तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी. सीएसटी लगता था जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, स्टेट नंबर 1 से अगर आप स्टेट नंबर 2 कोई सामान बेच रहे हैं तो सीएसटी लगता था गाइस. वैट लगता था विद इन द सेम स्टेट. स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 1 में ही आपने बेचा है,
एमपी में बेचा है तो इन दैट केस वैट लगेगा। सर्विस टैक्स लगता था जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज देता था फॉर सम कंसिडरेशन। तो कहते हैं द जीएसटी टैक्सेशन लॉज हैज पुट एन एंड टू मल्टीपल टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा which was levied on different products starting from the source of manufacturing till reaching the end consumer who bears the burden of tax end consumer burden bear करता था। तो जीएसटी लॉ ने पुराने टैक्सेशन सिस्टम को खत्म कर दिया और इन सब की जगह अब क्या आ गया है दोस्तों, जीएसटी आ गया। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई जाती थी, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया। सीएसटी कब लगाया जाता था, जब सामान इंटर स्टेट बेचा जाता था, इंटर स्टेट। वैट कब लगाया जाता था, जब सामान इंट्रा स्टेट बेचा जाता था, विद इन द सेम स्टेट। और सर्विस टैक्स कब लगाया जाता था, जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज देता था फॉर सम कंसिडरेशन। ऑलराइट, in short, GST has been introduced to replace multiple indirect taxes levied by the state and central governments in order to simplify the indirect tax system. All right guys, simplify किया गया है, simplification of the indirect tax system। आ जाइए guys, क्या ये लिखना है? हाँ जी गाइस, द वन इन द ऑरेंज बॉक्स, ये आपको लिखना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी एज पर आर्टिकल 366(12)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के आर्टिकल 366(12)A में जीएसटी को डिफाइन किया गया और आपको ये वाला लिखना है। यू विल हैव टू राइट इट डाउन। अब देखिएगा क्या डिफाइन किया गया। कहते हैं एज पर आर्टिकल 366(12)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ goods or services or both, except the taxes on the supply of alcoholic liquor for human consumption। दारू को छोड़कर, except the taxes on alcoholic liquor for human consumption। in this case guys, इसे क्या बोला गया है everybody, this has been considered to be the definition। अब इधर ध्यान से देखिएगा guys, अब मैं आपको थोड़ा सा ओल्ड टैक्सेशन लॉ के बारे में बताता हूं एंड व्हाई दारू पर जीएसटी नहीं लगता, व्हाई alcohol is not under the ambit of GST, ये बताता हूं guys। okay guys, so I would want each and every one of you to stay attentive। okay, आप लोगों ने सुना है alcohol is a state subject, मतलब alcohol से जुड़ा हुआ हर एक लॉ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में 2 स्टेट्स को ड्राई स्टेट्स बोला जाता है बिकॉज वहां पर अल्कोहल की कोई नॉर्मल दुकान नहीं होती। और वो कौन कौन से 2 स्टेट्स हैं? एनीबॉडी हु कैन हेल्प मी आउट? इज वन इज बिहार, अनदर इज गुजरात। ये आपके 2 स्टेट्स है ना, क्योंकि अल्कोहल से जुड़ी हुई सारी पावर इज विद द स्टेट गवर्नमेंट, दीज 2 स्टेट्स हैव डिसाइडेड नॉट टू सर्व अल्कोहल पब्लिकली। कौन सा है? गुजरात एंड बिहार। Now guys, coming on to this point, everybody has to understand guys, अब क्योंकि अल्कोहल स्टेट सब्जेक्ट है और जब जीएसटी आने की बात हुई गाइस, ये ध्यान से सुनिएगा, ये ना मैं एक बॉक्स बनाता हूं। अब देखिएगा गाइस, ये आपका एक बड़ा सा बॉक्स है। अब ओल्ड टैक्सेशन लॉ में क्या होता था, जब सामान एक स्टेट से उसी स्टेट में जाता था, एक स्टेट से उसी स्टेट में जाता था, स्टेट 1 से स्टेट 1 में जाता था, तो वैट लगता था। वैट की पावर, वैट किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। क्या स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए दोस्तों इन ऑर्डर टू इनहैंस the standard of living, in order to provide public services to that particular members of the state, people of the state? The answer is yes, state government को भी पैसा चाहिए।
और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता था, स्टेट 1 से स्टेट 2 में बेचा जाता था, तो इस पर सीएसटी लगता था। जैसा मैंने बताया, ये सीएसटी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, लेकिन ओरिजिनेटिंग स्टेट के पास। ये भी स्टेट 1 के पास जाता था। सीएसटी किसके पास जाता था? स्टेट 1 के पास। वैट किसके पास जाता था? स्टेट 1 के पास। ऑलराइट गाइस, अब अगर गुड्स बेचे जाते थे, इन दोनों केस में गुड्स क्या हो रहे हैं? सोल्ड हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता था वो किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास। जब सामान मैन्युफैक्चर होता था, अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था तो उस पर क्या टैक्स लगता था? एक्साइज ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी का हक किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब एक इंसान दूसरे इंसान को, पर्सन नंबर 1 पर्सन नंबर 2 को अगर कोई सर्विसेज देता था फॉर सम कंसिडरेशन, पर्सन नंबर 1 ने पर्सन नंबर 2 को सर्विसेज दी और पर्सन नंबर 2 ने पर्सन नंबर 1 को पैसा दिया, तो इस पर एक टैक्स लगता था विच वाज नोन एज सर्विस टैक्स, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। अब जब डिसाइड हुआ कि ये सारे टैक्सेस, बीट वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स खत्म करा जाएगा, तो ऐसा करते हैं एक बड़ा सा झोला बनाते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं जीएसटी के नाम का, और इसमें आप स्टेट वाले अपने सारे गुड्स लेकर आ जाएंगे, और सेंट्रल वाले अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और सर्विसेज लेकर आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज लेकर आ जाएंगी, और अब मिलकर टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम होगा जीएसटी। अब मिलकर टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी। अब मेरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। जब मोदी जी ने कहा सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, भाई चलो अपने सामान ले आओ, मैं अपनी सारी सर्विसेज लेकर आ गया हूं, तो उन्होंने देखा सारे स्टेट गवर्नमेंट्स वाले अपने एक हाथ को पीछे कर लेते थे। अब मोदी जी कह रहे हैं सब लोगों ने स्टैंडर्डाइज क्यों कर रखी है? अरे क्या हो गया? सब सारे स्टेट गवर्नमेंट्स वालों का, योगी जी हो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर, ममता दीदी हो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, ये सब लोगों ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। अब मोदी जी कह रहे हैं अरे क्या छुपा रहे हो भाई? नहीं ऐसे छुपाना अलाउड नहीं है भाई जी, अपने देश के काम कर रहे, चलो आगे निकालो। योगी जी कहते हैं नहीं मोदी जी मैं ये तो नहीं दूंगा। अब मोदी जी कहते हैं क्या नहीं दूंगे, ऐसे क्या छुपाने लग गए? तो मोदी जी गुलगुली करने लग गए। आप इमेजिन करो मोदी जी डूइंग गुलगुली टू योगी जी, ऐसे गुलगुली। हाँ जी क्या? अब मोदी जी वो हंसते हाथ आगे आया, मोदी जी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ में थी दोस्तों दारू की बोतल। मोदी जी कहते हैं अरे योगी भाई, मैं तो तुम्हें संत आदमी समझता था, ये क्या सुबह सुबह पी कर आ गया? खरे अरे राम मोदी जी, पी कर नहीं आया हूं, मैं दारू को जीएसटी में नहीं डालना चाहता। इस बॉक्स में, जीएसटी के बॉक्स में मैं अल्कोहल को नहीं डालना चाहता। तो मोदी जी कहते क्यों भाई, अल्कोहल को क्यों नहीं डालना चाहते? क्योंकि अल्कोहल सर्व्स एज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, and we do not want to share that revenue with the central government। क्योंकि अगर आज हमने दारू को जीएसटी में डाल दिया, if we put alcohol under the GST law, उसका टैक्स आपके साथ भी शेयर होगा, and that is what we would not want to do that। सारी स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल मना कर दिया, कह रहे हैं मोदी जी अगर आपको भारत देश में जीएसटी लाना है हम आपके साथ हैं, लेकिन दारू को हाथ नहीं लगाइएगा। आप चखना ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चखने पर जीएसटी लगा दीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन चखने की वैल्यू तभी है जब साथ में है पैग, साथ में है दारू। सही बात है कि नहीं? एंड दैट इज वाई सरकार ने क्या कहा? सरकार ने दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, स्टेट गवर्नमेंट ने दोस्तों संवैधानिक प्रोविजन में लिखवा दिया कि भाई जीएसटी लगाया जाएगा। टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट
the taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption. दारू को छोड़ देना, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, अल्कोहल पर पुराना टैक्सेशन सिस्टम चलेगा, पुराना टैक्सेशन सिस्टम चलेगा दोस्तों. एंड गाइस, द स्टेट गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्स. स्टेट गवर्नमेंट के पास ही उसका टैक्स का पूरा पैसा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पैसा रहेगा. लिखिए गाइस, ये दोस्तों, ये 3 लाइनें लिखिए गाइस, ये 3 लाइनें लिखिए. एवरीबडी गिविंग यू 60 सेकेंड्स टू राइट दिस द डेफिनेशन. नोट्स बनाने में साथ साथ लिखते चलिएगा. Last 30 seconds, guys. लिखा everyone? Perfect, guys. Perfect. अगर नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, या पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं गाइस. आप लोगों के कंटेंट सेक्शन में गाइस, मैंने आपकी द अपडेटेड बुक्स, ई बुक्स ऑफ जीएसटी डाल दी है. द थ्योरी बुक एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक. द थ्योरी बुक एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक हैज बीन पुट फॉरवर्ड. ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई. नोट नंबर 1. सर क्या नोट्स भी लिख रहे हैं? द आंसर इज यस, लिखने हैं. नोट नंबर 1 पढ़ाता हूं. कहते हैं टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी. टोबैको जीएसटी के परव्यू में है. हाउएवर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू लेवाई एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स इन इंडिया. अगर टोबैको मैन्युफैक्चर होता है हिंदुस्तान में, जो कि होता है, तो मैन्युफैक्चर पर एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी. सर मतलब टोबैको पर आज की तारीख में देयर आर 2 taxes being levied. One is the central excise duty which is under the old law, and one is GST which is under the new law. Correct? And why is the opposition party इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पाती? Because tobacco is a sinful product. Tobacco is a hazardous product. आपको लगता है कि कोई ऑपोजिशन पार्टी आके कहेगी देखिए मोदी जी को देखिए कितने भोले से बैठे हैं, इन्होंने हमारे तंबाकू पर जीएसटी बढ़ा दिया, हाँ मोदी जी गलत बात है. क्या कभी भी कोई इंसान मतलब तंबाकू को प्रमोट करते हुए दिखेगा? द आंसर इज नो. जनता मारेगी उसे कि आप टोबैको को प्रमोट कर रहे हैं. नो. तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड वेज ऑफ कलेक्टिंग सब्सटैंशियल रेवेन्यू. हम सब्सटैंशियल रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर टोबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. अब कहते हैं ना, बड़े भाई को देख के छोटा भाई भी होशियार हो गया. बड़े भाई को देखकर छोटा भाई भी होशियार हो गया. छोटा भाई कौन? स्टेट गवर्नमेंट. अभी मैं आप लोगों को टाइम दूंगा टू राइट इट डाउन, सो डोंट वरी अबाउट इट. उन्होंने देखा कि अगर मोदी जी तंबाकू पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो खराब प्रोडक्ट है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को महंगा कर रहा हूं सो दैट लोग ना खरीदें, जबकि टोबैको इज मोर लाइक एन अडिक्ट है दोस्तों. जिसको तंबाकू खाना है वो खाएगा, चाहे वो 5 रुपए का है 50 रुपए का. अब बात यह आती है, वैसे ही स्टेट के पास पावर थी ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, जिसे अपन चरस गांजा बोलते हैं. चरस गांजा, इनकी परव्यू ये किसके पास थे दोस्तों? ये स्टेट के पास पावर थी. तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा कि जैसे मोदी जी टोबैको पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, वैसे ही हम
ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स जो जीएसटी में आए हैं, लेकिन हम भी इन पर पुराना स्टेट एक्साइज लॉ लगाने का अधिकार रखते हैं। अब मोदी जी आके तो नहीं बोल सकते ना पार्लियामेंट में, देखो ऑपोजिशन पार्टी है चरस गांजा ड्रग्स पे ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, लोगों को ढंग से सूंघने भी नहीं दे रहे। ऐसा तो मोदी जी आके नहीं करेंगे ना पार्लियामेंट में। सही बात है कि नहीं है? तो इन दैट केस दोनों सरकारों ने देखा कि उनके अंडर कौन कौन से सिंफुल प्रोडक्ट्स आते हैं, जो प्रोडक्ट्स जो कि जिस पर सामने वाली पार्टी हमारे से लड़ाई नहीं करे, वो प्रोडक्ट्स जिस पर सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए। तो इन दैट केस ओपियम, Indian hemp and other narcotic drugs are within the purview of GST. However, the state governments have also retained the power to levy excise duties on such products manufactured in India. Resultantly, opium, Indian hemp and narcotic drugs are subject to GST as well as state excise duty. जनरली एक्साइज ड्यूटी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी अंडर द ओल्ड लॉ। हाउएवर कुछ प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली 100% एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास रहते थे, जैसे कि अल्कोहल। आज की तारीख में अल्कोहल पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, स्टेट वैट लगता है, ये दोनों चीजें स्टेट के पास जाती आज की तारीख में भी ऑन द 8th of August 2024। तो दोस्तों इन दैट केस कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि स्टेट एम्बिट में आते थे, जैसे कि चरस गांजा। अब सर ये तो सर इलीगल होता है ना, इलीगल हर एक वो चीज होती है जो रिकॉर्ड्स में ना हो, जिसका लाइसेंस ना लिया जाए। लेट्स से दोस्तों अगर मेरे घर पर दारू है, मेरे घर पर अल्कोहल है, और कल को मैं एक दुकान खोल लेता हूं दारू की जिसका मैं लाइसेंस नहीं लेता हूं, तो वो भी इलीगल है। आपको लाइसेंस लेना पड़ता है इन सब चीजों का। You have to take license from the state governments to sell alcohol. You have to take license from the state government to sell opium, Indian hemp and other narcotic drugs. Yes, there are very strict rules and regulations in relation to that, but you can take license. All right, guys. तो सबसे पहले नोट नंबर 1 लिखेंगे। आई एम गिविंग यू टाइम गाइस, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2 लिखने का 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट लिखिए। लिखते चलिए गाइस, लिखते चलिए। द मोर वी मेक हैंड रिटन नोट्स, जितने ज्यादा हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे द बेटर इट विल बी, द बेटर इट विल बी। फटाफट फटाफट लिखिए गाइस। आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट इट डाउन। थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ेगी। नोट नंबर टू लास्ट 30 सेकेंड्स करिए फटाफट। थोड़ा शॉर्ट में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 1 मार्कर में पूछा जा सकता है ये सारी चीजें गाइस, एमसीक्यू में। इस चैप्टर की ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन अगर 1 नंबर की भी वेटेज है तो वी गोना डू दिस चैप्टर विद अटमोस्ट सिंसेरिटी। लिखा गाइस? आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। GST, goods and service tax, shall be levied on supply of goods or services or both, except
Supply of medicinal preparations? No. Manufacturing of plastic material? No. Alcoholic liquor for human consumption? C is the correct answer. And last D, tobacco products? No. Tobacco पर पुराना लॉ भी है और नया लॉ भी है, पुराना लॉ भी है और नया लॉ भी है. Next, guys, question number 2. GST, goods and service tax burden, finally falls on to. GST का burden किस पर आता है, guys? Sir, consumer. B. The more we participate, guys, into the chat box, the better it will be. Ajay, guys, features of indirect taxes. Basics of GST is what I have now helped you out with. Now we are going to move ahead. We're going to move ahead with features of indirect taxes. Ajay. The second portion of today's session. The moment we take care of the features of indirect taxes, हमारा आज का सेशन अपन कंप्लीट कर लेंगे. कहते हैं सबसे पहला, अच्छा सर क्या ये पूरा लिखना है? नो, ओनली द हेडिंग. आप लोगों को सिर्फ हेडिंग लिखनी है, जो अंडरलाइन है ना हेडिंग, वो लिखनी है गाइज आप लोगों को. देयर आर 7 फीचर्स, जिसमें से दोस्तों कुछ फीचर्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन आवर एंटायर डिस्कशन टिल नाउ. अच्छा गाइज, अभी तक हमें पढ़ते हुए इट्स बीन 1 hour 10-12 minutes. क्या आप लोगों को कोई ऐसा बर्डन तो फील नहीं हो रहा? ओहो 2 घंटे कब खत्म होंगे, मम्मी कुछ चाय दे दो, नींद आ रही है, ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है ना दोस्तों? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो डू लेट मी नो. बीच बीच में दोस्तों बंदर की एक्टिंग करने लगूंगा है. ऐसा थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए गाइस. अगर थकावट महसूस हो रही है, इट्स टाइम टू चेंज योर एजुकेटर. इट इज एज सिंपल एज दैट. आ जाओ भाई. एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, सरकार के लिए. सरकार के लिए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस funds as the major source of revenue for the government. तो कहते हैं indirect taxes contribute the major portion of total tax collected by the central and state governments. टोटल टैक्स जितना आप कलेक्ट करते हो दोस्तों, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वाला यहां पर. ओके. सेकेंड, इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. हेडिंग लिखते जाइएगा गाइस, प्लीज मेक श्योर टू कीप राइटिंग द हेडिंग्स. Tax on goods and services. The indirect taxes are levied on commodities at the time of sale, import, export and rendering of services. तो इनडायरेक्ट टैक्स कब लगाया जाता है? जब सामान एक इंसान दूसरे इंसान को सप्लाई करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज देगा, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उससे अपन क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे. Which is one of the features of indirect tax. Next guys, third point बड़ा interesting point है. No perception of direct pinch. आपको डायरेक्टली फील नहीं होता कि आपने जीएसटी दिया. हमने कहा कैसे फील नहीं होता? कहते हैं अगर आप कभी मार्केट में जाते हो और मार्केट में लेट्स से आपने एक चॉकलेट खरीदी 100 रुपए की, आपने एक 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी, क्या आपने चॉकलेट के ऊपर जीएसटी पे किया है कभी भी? एवरीबडी इनटू द चैट बॉक्स. आपको पता है एक डेयरी मिल्क की बड़ी वाली चॉकलेट, डेयरी मिल्क सिल्क, 100 रुपए की आती है. आप घर से 100 रुपए लेते हो और दुकान पर जाते हो, आप उसे बोलते हो भैया डेयरी मिल्क सिल्क दे देना, आप उसे 100 रुपए देते हो, वो आपको चॉकलेट दे देता है. लेकिन क्या आप उसके ऊपर जीएसटी देते हो? द आंसर इज नो. आप उसके ऊपर जीएसटी नहीं देते. क्यों? क्योंकि सामने वाले को लगाना नहीं आता क्या जीएसटी? नहीं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर, उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ही जीएसटी इन बिल्ट होता है दोस्तों, इनकॉर्पोरेटेड रहता है. और ये उन सारे प्रोडक्ट्स पर होता है दोस्तों जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं. और इसीलिए अगर आप देखोगे तो लिखा होगा ₹100 और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. 100 रुपए के अंदर जीएसटी है, लेकिन वो हमें डायरेक्टली हिंट नहीं करता, डायरेक्टली पिंच नहीं करता, हिट नहीं करता, क्योंकि वी हैव दैट माइंडसेट नाउ कि चॉकलेट 100 रुपए की आती है, जबकि चॉकलेट 90 की है, 10 रुपए जीएसटी है. लेकिन क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि अगर अब हमें चॉकलेट लेनी है दोस्तों, तो चॉकलेट 100 ही रुपए की आती है.
इसीलिए वो आपको डायरेक्टली हिट नहीं करता। लेकिन दिस फीचर डज नॉट स्टैंड ट्रू इन एवरी सिचुएशन। ये फीचर हर जगह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर किसी रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, वहां पर अगर 1,000 रुपए का खाना खाते हैं तो वो बिल में जीएसटी अलग से लगाते हैं, वहां बड़ा हिट करता है। ऊपर से राठी जी आपको क्या बताए, सर्विस चार्ज लगाते हैं, ऊपर से सर्विस चार्ज लगाते हैं। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने कहा कि इट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिनेरियोज। अब अपन इसे रीड आउट करते हैं। कहते हैं द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी जनरली इंक्लूड्स द टैक्सेस। फॉर एग्जांपल, when a consumer buys a packet of chips, the price is inclusive of taxes. The consumer has the mindset that he will have to pay rupees 20 in order to purchase a packet of chips without knowing the tax that will be paid to the government. क्या हमें पता होता है कि उस 20 रुपए में कितना जीएसटी है? ना। Thus, the taxpayer, the consumer, does not feel the direct pinch while paying indirect taxes. उसको हिट नहीं करता। However, such a situation arises only where the product or service is inclusive of taxes. ये सिचुएशन कब अराइज होती है? ये सिचुएशन कहां अराइज होती है? Where the product or service is inclusive of taxes. Alright guys, अगर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है एंड द जीएसटी इज लिवाइड ओवर एंड अबव द प्रोडक्ट प्राइस, तो इन दैट केस वहां पर पिंच बहुत जोर से करता है। और वही चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है? इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का क्या मतलब है कि ये जो टैक्स लगाया जाता है ये प्रोडक्ट की कीमत पे लगाया जाता है, जो उसे महंगा बनाता है भाई, बिल्कुल बनाता है। कहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लिवाइड ओवर एंड अबव द कॉस्ट of the product or service which makes it expensive, महंगा करता है। इन्फ्लेशनरी है भाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऑफ कोर्स दे विल बी इन्फ्लेशनरी बिकॉज दे आर लिवाइड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, ब्रॉडर स्कोप। ब्रॉडर स्कोप का मतलब है दोस्तों, ब्रॉड मतलब फैला हुआ है। दोस्तों, दो चार चीजों को अगर छोड़ दें तो एवरीथिंग फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, अनटिल सरकार उन्हें पर्टिकुलरली माफ कर दे इन पब्लिक इंटरेस्ट और टू डू। सरकार को अगर लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसे माफ कर देना चाहिए तो उसे वो जीएसटी से माफ कर देगा, विच इज व्हाट वी गोना अंडरस्टैंड इन चैप्टर नंबर 5। अदरवाइज गाइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव अ ह्यूज टैक्स बेस। आपको पता है दोस्तों कि हमारी सरकार को एक महीने में कितना जीएसटी मिलता है? एनीबडी यू कैन टेक अ गेस। एक महीने का हमारी गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन इन रिलेशन टू जीएसटी, you won't believe the numbers that I'm going to say. It is 2 lakh crores. This is the amount of tax that the government collects every goddamn month. You can imagine the scope that GST and indirect taxes have, 2 lakh crores. तो कहते हैं indirect taxes have a huge tax base. It covers majority of the products and services within its ambit, leading to higher revenues for the government. Indirect taxes have a huge tax base, मतलब ये सारे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है? व्हाट हैपेंस? फटाफट बताइए। सरकार का ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। इसका क्या मतलब है? सरकार ने बड़ा शानदार तरीके से ये नहीं बोला कि हम हार्मफुल प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हम टैक्स रेट हाई रखते हैं, हम पुराना टैक्स भी लगाते हैं जैसे कि टोबैको पर। उन्होंने कहा हम प्रोडक्ट को महंगा इसलिए कर रहे हैं कि उसका कंजम्पशन कम हो सके। आप लोग मेरे को दोस्तों इनटू द चैट बॉक्स एंड एवरी फ्रेंड
क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं, तंबाकू अगर 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है, दैट विल लीड टू crores of rupees of extra collection into the government's treasury, लेकिन क्या उससे आप तंबाकू खाना छोड़ दोगे? सर हम तो खाते ही नहीं है, मतलब जो इंसान तंबाकू खाता है वो तंबाकू खाना छोड़ देगा क्या? द आंसर इज नो, नो, नेवर। लेकिन सरकार उसे किस तरीके से बताती है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम तो इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम कराना चाहते हैं क्योंकि इससे कैंसर होता है। सामने वाले को चिंता ही नहीं है कैंसर की, जो खा रहा है, जो फूक रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो चाहिए भाई। तो कहते हैं हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जिन्हें अपन सिन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, सच एज टोबैको। दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस देयर कंजम्पशन बट आल्सो इनेबल्स द गवर्नमेंट टू कलेक्ट substantial revenue. It also enables the government to collect substantial revenue. And last, regressive in nature, guys. ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिग्रेसिव इन नेचर क्या होता है? सर वही ना कि वो गरीब और अमीर के बीच में फर्क नहीं करता। करेक्ट, ये वही पॉइंट है जहां पर गरीब और अमीर के बीच में फर्क नहीं करा जाता। कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस डज नॉट डिफरेंशिएट between the rich and economically challenged, as both have to bear the same burden of tax. This is a demerit of indirect taxes. ये क्या है? Demerit of indirect taxes, due to which the income gap between the rich and the poor shall further increase. क्या बोला गया है? रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब जो कि रिच एंड इकोनॉमिकली चैलेंज मतलब गरीब इंसान, उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता। अगर दोनों ही सेम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो बोथ, दोनों को ही सेम बर्डन ऑफ टैक्स को बियर करना पड़ेगा। Alright guys, so I would want each and every one of you in the next 1 minute write down the headings. आप लोग headings लिखिए guys. हेडिंग्स लिख लीजिए, उतना ही काफी होगा। हेडिंग्स लिखिए फटाफट। नेक्स्ट गाइस, 5th, 6th and 7th पॉइंट लिखिए। 5th, 6th and 7th पॉइंट, राइट द हेडिंग्स गाइस। 5th point, broader scope. 6th point, promote social welfare. And 7th point, regressive in nature. Everyone clear about it? Well done. Guys, first session हुआ है आज हमारा, and I would want you guys to help me out with the feedback so that मैं आज, because today is the first session, I am not stretching up to 2 hours. कल से हम 2 घंटे ही पढ़ेंगे, और आज मैंने आपको बेसिक्स दिए हैं that this is how I'm going to help you out understanding the entire subject of taxation. I will be no harsh. भगा दौड़ा के पढ़ाने का मेरा ना तरीका है। क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा से ज्यादा,
अब दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन और आया, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करने लिखा है तो मेरा तो आंसर आसान होता, ऊपर का नीचे छाप देता, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर्स, मैं यहां पर देता हूं एडवाइस कि बच्चों बच्चों को क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। स्टूडेंट शुड राइट पॉइंट वाइज इन दिस क्वेश्चन, पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ बना के नहीं, पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1 उसके बारे में, पॉइंट नंबर 2 उसके बारे में, पॉइंट नंबर 3। In such questions, heading of the point is important and should be written as it is. Heading बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या है, जो मैंने 7 हेडिंग्स लिखवाई आपको जानबूझ के लिखवाई है। आई नो इस चैप्टर की वेटेज इज 0 to 2 marks and with majority of the attempts it is 0, मगर एक नंबर भी अगर आता है, even if 1 mark is asked, guys, it is very important. In such questions, heading of the points is important and should be written as it is. Number of points that a student should write will depend upon the marks allotted to the question. 2 नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, तो 2 नंबर में पूछ ले स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब आपको ऐसे बोले ना स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग एनी ऑफ द 4 हेडिंग्स। आपको हेडिंग्स लिखना है, उसके अंदर के नहीं लिखने। No detailed explanation is required in that scenario. You just need to write the headings. And if you write 4 headings, you will get 2 marks. आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। Alright guys, so let us have a quick recap of what we did into today's session. आज के सेशन में हम लोगों ने क्या किया दोस्तों? आज हम लोगों ने दोस्तों स्टार्टिंग करी सबसे पहले टैक्स की। टैक्स होता क्या है? इट्स अ फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन लिवाइड बाय लॉ। एंड व्हाई इज दैट लिवाइड? क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए अपने देश का भला करने के लिए, बेटरमेंट ऑफ द नेशन के लिए। व्हाट इज टैक्स? इट इज वन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज फॉर द एंटायर कंट्री, व्हिच इज लिवाइड ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर बिकॉज यहां पर दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। Why is GST called an indirect tax? क्योंकि यहां पर burden of tax can be passed on, as we saw in the example guys. हम burden of tax pass on करते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर पे करता है, होलसेलर रिटेलर पर करता है, रिटेलर कस्टमर पर करता है, बिकॉज कस्टमर फाइनली उसे यूज कर लेता है, तो फाइनल बर्डन इज ऑन द कस्टमर, फाइनल बर्डन इज ऑन द कस्टमर। ऑलराइट गाइस, जीएसटी ने पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स को खत्म कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया है दोस्तों, क्योंकि सरकार को भारत देश का इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करना था। आर्टिकल 366(12) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जीएसटी को डिफाइन किया और क्या बोला? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ एक्सेप्ट वन। दारू को हमेशा याद रखना, अभी नहीं कभी नहीं। दारू को कैसे याद रखेंगे? अभी नहीं कभी नहीं, ना आज जीएसटी में, ना कल जीएसटी में, ना परसों और ना ही कभी भी। जब तक संविधान के आर्टिकल 366(12)A में अमेंडमेंट नहीं आ जाती, तब तक गाइस we will not be guys changing, we will not be guys charging GST on alcoholic liquor for human consumption. अच्छा सर, दारू तो जो बियर और विस्की और वाइन ये तो रहता ही है, लेकिन सर हैंड सैनिटाइजर में भी अल्कोहल रहता है ना? तो क्या हैंड सैनिटाइजर कंज्यूम कर लेते हो, मुंह में डाल लेते हो? नहीं ना, वो सोडा के साथ कभी मिक्स करते हुए पिया है? अच्छा समझ गए राठी जी, ह्यूमन कंजम्पशन की बात हो रही। करेक्ट, ह्यूमन कंजम्पशन मतलब दोस्तों पेट में डालने वाली, ह्यूमन कंजम्पशन मतलब खाने वाली चीज। ऑलराइट गाइस, तो जो हैंड सैनिटाइजर है उस पे क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस। कुछ मेडिसिन होती है जिनमें अल्कोहल होता है, क्या उन पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। Next, note number 1, tobacco is within the purview of GST, or tobacco is still within the purview of the old excise law which is being levied by the central government. तो tobacco पर दोस्तों 2 taxes लगते हैं, कौन से? GST and central excise duty. And likewise for opium, Indian hemp and other narcotic drugs, GST as well as state excise duty is being levied. These are the few features of indirect taxes. पहला, important source of revenue for the government. Second, tax on goods and services. Third, no perception of direct payment. Fourth, inflationary. Fifth, broader scope. Sixth, promote social welfare. And seventh, regressive in nature. So these are the 7
फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस गाइस, जिन पर जीएसटी लगाया जाएगा, जिन पर जीएसटी लगता है, मतलब ये दीज आर द फीचर्स, सॉरी जीएसटी लगता है, ये वाली लाइन यहाँ पे सूट नहीं करती थी। मजा आया गाइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड and guys learn the basics of GST, the basics of indirect taxes and the features of indirect taxes. All right guys, आज का सेशन यहीं तक. We'll continue with the history of GST and guys the indirect taxes के दोस्तों या old taxation system के deficiencies in the next class guys. See you tomorrow. अपना ध्यान रखें. Bye bye. Alvida and take care.